नमस्कार, आप सभी का अपने परिवार का रेडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारतीय संविधान में किसके खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी गई? किसके खिलाफ नहीं दी गई है? तो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राज्य का राज्यपाल या भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो है, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति नहीं है। कहाँ पर? भारतीय संविधान में। तो किसके खिलाफ जो है भारत किसके खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी गई है संविधान में? तो वह कौन सा है? वह क्या है? राज्य का राज्यपाल। क्या है? राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर भारत का जो संविधान है इसमें राज्य के राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। किसके खिलाफ? राज्य के राज्यपाल के खिलाफ। राज्य का जो राज्यपाल है उसके खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। नहीं है। कहां पर नहीं है? भारत के संविधान में। कहां पर नहीं है? भारत के संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण होता है वह किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में या बाइनरी में? कंप्यूटर में डाटा का क्या होता है? डाटा का भंडारण जो होता है वह किस रूप में होता है? डाटा का भंडारण जो होता है वह किस रूप में होता है? बाइनरी में होता है। किसमें होता है? बाइनरी में होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में डाटा का भंडारण किस रूप में होता है? बाइनरी के रूप में होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट रहने वाली है। यहाँ पर बाइनरी में जो संख्याएं होती हैं, बाइनरी की जो संख्याएं होती हैं वह किससे मिलकर बनी होती हैं? बाइनरी की संख्याएं, इनकी संख्याएं इनकी संख्याएं जो बनी होती हैं वह किससे मिलकर बनी होती हैं? 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती हैं। 1 से मिलकर बनी होती हैं। किसकी संख्याएं 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती हैं? बाइनरी की संख्याएं। बाइनरी की जो संख्याएं होती हैं वह किससे मिलकर बनी होती हैं? 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती हैं। जो संख्याएं बाइनरी की जो संख्याएं हैं इनको क्या कहा जाता है? बाइनरी की जो संख्याएं हैं इनकी संख्या को इनकी संख्याओं को क्या कहा जाता है? इनकी इनकी संख्याओं को बाइनरी की जो संख्याएं हैं इनको क्या कहा जाता है? बाइनरी की जो संख्याएं हैं इनको क्या कहा जाता है? द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्याएं कहा जाता है, या बाइनरी जो संख्याएं होती हैं वह कैसी संख्याएं होती हैं? द्विआधारी संख्याएं। बाइनरी संख्याएं जो होती हैं वह कैसी संख्याएं होती हैं? द्विआधारी संख्याएं होती हैं, या इनको क्या कहा जाता है? द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। बाइनरी की जो संख्याएं हैं वह किससे मिलकर बनी होती हैं? 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती हैं। कौन सी संख्याएं? बाइनरी की संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं? 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत में भारत रत्न एवं पद्मश्री पुरस्कार को प्रारंभ किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत पद्मश्री एवं भारत रत्न पुरस्कार को प्रारंभ किया गया? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत में भारत रत्न एवं पद्मश्री पुरस्कार को प्रारंभ किया गया? तो वह अनुच्छेद जो हो जाएगा कौन सा होगा? अनुच्छेद 15। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 15 बिल्कुल सही रहने वाला है। अनुच्छेद 15 के तहत क्या हुआ है? भारत में भारत रत्न एवं पद्मश्री पुरस्कार का प्रारंभ किया गया या संचालन किया गया है।
अनुच्छेद 16 में क्या है, किसमें, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या आपको बता दिया, अनुच्छेद 15, सॉरी गलत हो गया, या कौन सा होगा, यह होगा अनुच्छेद 18 के तहत। किसके तहत, भारत रत्न एवं पद्मश्री को किसके तहत प्रारंभ किया गया है, अनुच्छेद 18 के तहत प्रारंभ किया गया, सॉरी माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 15 मैंने बता दिया आपको, किसके तहत प्रारंभ किया गया, अनुच्छेद 18 के तहत इसको प्रारंभ किया गया, किसको, भारत रत्न एवं पद्मश्री पुरस्कार को अनुच्छेद 18 के तहत क्या किया गया, भारत रत्न एवं पद्मश्री को प्रारंभ किसके तहत किया गया, अनुच्छेद 18 के तहत। भारत में भारत रत्न एवं पद्मश्री को किसके तहत प्रारंभ किया गया, अनुच्छेद 18 के तहत प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 15 के अनुसार क्या, अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 15 क्या बताता है, धर्म, क्या बताता है, धर्म, मूलवंश, क्या बताता है, धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या वचन, या लिंग, जाति या वचन के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। क्या है, भारत में धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या वचन के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित है कि भारत में धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या वचन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि भारत में धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या वचन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 जो है क्या कहता है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किसको बताया गया, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर में, लोक नियोजन का जो अवसर है उसमें समानता, क्या है अनुच्छेद 16 में, लोक नियोजन के अवसर में समानता। क्या बताया गया है, अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के अवसर में क्या होगी, समानता मिलेगी। किसके तहत बताया गया, अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान वर्णन, इसमें अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, भारत में जो कृषि आयकर है वह किसके द्वारा लगाया जा सकता है, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है, क्या कृषि आयकर, कौन सा कर, कृषि आयकर, जो कृषि आयकर है यह भारत में किसके द्वारा लगाया जा सकता है, कौन सा कर, कृषि आयकर भारत में किसके द्वारा लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है, स्थानीय सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, या केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के द्वारा। तो कृषि आयकर जो है वह किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो वह जो लगाया जा सकता है किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, भारत में कृषि आयकर
किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो कृषि आयकर जो लगाया जा सकता है वह किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्य सरकार के द्वारा। क्या लगाया जा सकता है? कृषि आयकर। कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? कृषि आयकर जो लगाया जा सकता है वह किसके द्वारा? केवल राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता का अनुपात है या द्रव्यता अनुपात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर या ऋण ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। तो द्रव्यता अनुपात कौन सा है? निम्न में द्रव्यता अनुपात कौन सा है? तो द्रव्यता अनुपात कौन सा हो जाएगा? चालू अनुपात। क्या होगा? द्रव्यता का अनुपात कौन सा है? चालू अनुपात। इसमें से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। बिल्कुल क्या रहेगा? राइट रहेगा। चालू अनुपात का चालू अनुपात का दूसरा नाम ही क्या है? द्रव्यता अनुपात। चालू अनुपात है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जो है वही क्या है? चालू अनुपात का दूसरा नाम ही क्या है? दूसरा नाम ही क्या है? द्रव्यता का अनुपात नाम है। या यहाँ पर क्या पूछा गया था? द्रव्यता अनुपात का दूसरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? चालू अनुपात हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वह कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? लोक लोक चुनाव में वोट डालना। क्या है? लोक चुनाव में वोट डालना। लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो इसमें से एक कौन सा वह है जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से कौन है जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या है? लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना या संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। इसमें से एक ऐसा कौन सा है जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? लोक चुनाव में वोट डालना। यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या है? यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोक चुनाव में वोट डालना। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? वह कौन सी क्रांति है? वह कौन सी क्रांति है जिसके कारण तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई या तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई? कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो तिलहन उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है या तिलहन के उत्पादन में जो वृद्धि हुई वह किस क्रांति के कारण हुई? तो वह क्रांति कौन सी हो जाएगी? कौन सी है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या फिर पीली क्रांति? तो इसमें से वह क्रांति कौन सी है जिसके कारण तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई? तो वह क्रांति जो है कौन सी है? ऑप्शन डी पीली क्रांति बिल्कुल राइट हो जाएगी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। किससे है? तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति? स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है किससे संबंधित है? बागवानी से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? बागवानी से हो जाएगा। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है?
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। स्वर्ण क्रांति के जो जनक है वह कौन है? वर्गीस कुरियन। स्वर्ण श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन। जो हमारी हरित क्रांति है किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। इसके जनक कौन है? जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति के जनक कौन है? या हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है वह कौन है? एमएस स्वामी एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। किस हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक कौन हो जाएंगे? वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और हमारी जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, आइए हम लोग देखते हैं हमारी महत्वपूर्ण क्रांतियां कौन कौन सी हैं। महत्वपूर्ण क्रांतियां जो है कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? नीली क्रांति क्या होगी? नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से या मछली पालन से। मछली पालन से कौन सी क्रांति संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित है। और इसके जनक कौन है? नीली क्रांति के जनक कौन है? किस क्रांति के जनक? नीली क्रांति के जनक कौन है? तो नीली क्रांति जो है उसके जनक कौन है? अरुण कृष्णन। कौन है? अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन जो है वह किस क्रांति के जनक है? तो नीली क्रांति के जनक है। और यह किससे संबंधित है? मछली पालन या मत्स्य पालन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति संबंधित है। फिर आती है भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति है यह किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। दूसरा और हमारी कौन सी क्रांति फिर आती है? रजत क्रांति। कौन सी? कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? रजत क्रांति जो है हमारी, उसमें रजत क्रांति जो है उसका संबंध है किससे? रजत क्रांति का संबंध किससे है? किसका संबंध? रजत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो किससे है? अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? किसका संबंध? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन। और इसके जनक कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी जो है वह किसकी जनक है? रजत क्रांति की जनक है। कौन रजत क्रांति का जनक है? रजत क्रांति की जनक कौन है? इंदिरा गांधी जी है। किस क्रांति की जनक है? रजत क्रांति की जनक है। नेक्स्ट क्रांति
नेक्स्ट क्रांति जो है हमारी वह कौन सी है? लाल क्रांति। कौन सी क्रांति है? लाल क्रांति। लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। तो लाल क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से संबंधित। टमाटर और मांस से संबंधित कौन सी क्रांति है? लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से संबंधित है। इसके जनक कौन है? लाल क्रांति के जनक कौन है? लाल क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से संबंधित है। इसके जनक कौन है? लाल क्रांति के जनक कौन है? इसके जो जनक है वह कौन है? विशाल तिवारी जी। कौन? विशाल तिवारी जी। लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी जी हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्रांति हमारी और कौन सी हमारी क्रांति है? और कौन सी हमारी क्रांति आती है? सुनहरी क्रांति। कौन सी? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है। किससे? फल उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन जी है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। और इसका जनक कौन है? इंदिरा गांधी जी। किसकी जनक है? रजत क्रांति की जनक है। लाल क्रांति टमाटर और मांस, इसका जनक कौन है? विशाल तिवारी जी हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? वह कौन सा भोजन है जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन है जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है? वह भोजन कौन सा है? प्रोटीन है, मक्खन है, विटामिन है या फिर ग्लूकोज है? इसमें से वह कौन सा भोजन है जो तुरंत हमें शक्ति प्रदान करता है या ऊर्जा प्रदान करता है? तो वह भोजन कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें क्या होती है? हमें तुरंत शक्ति मिलती है। क्या होता है? ग्लूकोज से हमें तुरंत शक्ति मिलती है या ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 या और O6 होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बहुप्रशिक्षित डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया? उत्तर प्रदेश की बहुप्रशिक्षित कौन क्या है? वन क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या? उत्तर प्रदेश की बहुप्रशिक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया था? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया था? क्या करने के लिए? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स के साथ जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया था? वह कंपनी कौन सी है? फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है या फिर अलीबाबा है? तो वह कंपनी कौन सी है? वह कंपनी हो जाएगी अमेजन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन सा जिला है? इसमें से गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर, इसमें से एक कौन सा जिला है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो वह जिला कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी किन्नौर बिल्कुल राइट हो जाएगा। किन्नौर किस राज्य का जिला है? यह किस राज्य का जिला है? किस राज्य का जिला है?
हिमाचल प्रदेश। किन्नौर कहाँ का एक जिला है? हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। यह किसके साथ में अपनी सीमा बनाता है? किसके साथ में अपनी सीमा बनाता है? किसके साथ में अपनी सीमा बनाता है? तिब्बत के साथ में अपनी सीमा बनाता है। जो हमारा किन्नौर जिला है कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। यह किसके साथ में अपनी सीमा साझा करता है? यह तिब्बत चीन के साथ में अपनी सीमा साझा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो है वह किसका अयस्क है? कौन सा अयस्क? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो किसका है? जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम या लौह। जो मोनोजाइट है यह किसका अयस्क है? क्या? मोनोजाइट। तो मोनोजाइट जो है वह किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। कौन सा है? थोरियम का अयस्क। थोरियम का अयस्क कौन सा है? किसका अयस्क? थोरियम का अयस्क। थोरियम का अयस्क जो है वह कौन सा है? थोरियम का अयस्क कौन सा है? कौन सा है? मोनोजाइट। थोरियम का अयस्क कौन सा है? मोनोजाइट। मोनोजाइट जो है वह किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क है। कौन सा अयस्क है? मोनोजाइट है। मोनोजाइट अयस्क जो है यह कहाँ पर पाया? मोनोजाइट अयस्क कहाँ पर पाया जाता है? मोनोजाइट अयस्क जो है यह कहाँ पर पाया जाता है? मोनोजाइट अयस्क कहाँ पर पाया जाता है? तो मोनोजाइट अयस्क जो है यह कहाँ पर पाया जाता है? केरल के मालाबार के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में कहां पर? रेत में पाया जाता है। जो हमारा थोरियम का अयस्क मोनोजाइट है, जो थोरियम का अयस्क मोनोजाइट है यह कहां पर पाया जाता है? यह जो पाया जाता है यह कहां पर पाया जाता है? मोनोजाइट अयस्क जो है वह कहां पर पाया जाता है? केरल का जो मालाबार है उसके समुद्री तट पर मोनोजाइट नामक रेत में पाया जाता है। मोनोजाइट अयस्क कहां पर पाया जाता है? तो यह कहां पर पाया जाता है? यह पाया जाता है केरल के मालाबार समुद्री तट के मोनोजाइट नामक रेत में पाया जाता है। यह क्या है? थोरियम जो है, थोरियम थोरियम विश्व का थोरियम विश्व का 75% दक्षिण भारत में पाया जाता है। जो हमारा थोरियम धातु है, जो हमारी थोरियम एक धातु है, वह विश्व की 75%, क्या विश्व का कितना पाया जाता है? विश्व का 75% कहां पर पाया जाता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। थोरियम विश्व का 75% कहां पर पाया जाता है? हमारे देश भारत में। कहां पर? दक्षिणी भारत में पाया जाता है या साउथ इंडिया में पाया जाता है। कितना? 75%। कितना पाया जाता है साउथ इंडिया में? 75% पाया जाता है।
साउथ इंडिया में 75% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? वह कौन सा शासक है जिसके भी वह कौन सा शासन काल है, या वह कौन सा शासक है जिसके काल में मुगलों एवं मराठों के बीच में एक द्वंद्व पैदा हुई? तो वह कौन सा शासक है? या उस समय किसका शासन काल था? तो किसका शासन काल था? अकबर का था, जहांगीर का था, शाहजहां का था, या औरंगजेब का था? तो जो मुगलों एवं मराठों के बीच जो द्वंद्व हुआ था वह कब हुआ? मुगलों एवं मराठों के बीच मुगलों एवं मराठों के बीच मुगलों एवं मराठों के बीच पहली बार द्वंद्व कब हुआ? पहली बार द्वंद्व कब हुआ? मुगलों एवं मराठों के बीच जो पहली बार द्वंद्व हुआ था वह कब हुआ था? तो इनके बीच जो द्वंद्व हुआ था वह कब हुआ था? 1657 ईस्वी में। जो मुगलों एवं मराठों के बीच पहली बार द्वंद्व हुआ था वह कब हुआ था? 1657 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। किसके बीच में? औरंगजेब एवं शिवाजी के बीच में हुआ था। जो पहली बार द्वंद्व हुआ था मुगलों एवं मराठों के बीच में वह कब हुआ? 1657 में हुआ। किसके बीच? औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। औरंगजेब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति का गठन करने के लिए कम से कम सदस्यों की आवश्यकता होती है। वह सदस्य कितने होते हैं? सहकारी समिति सहकारी समिति के गठन के लिए सहकारी समिति के गठन के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 10 सदस्यों की आवश्यकता। 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। सहकारी समिति का गठन करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत है, पठार है, पठारों की ढलान है, या पहाड़ी है? तो पश्चिमी घाट जो है वह क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत, पठार, पठारों की ढलान, या फिर पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट जो है वह क्या है? वह एक पठारों की ढलान है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक पठारों की ढलान है। पश्चिमी घाट जो है वह क्या है? वह पठारों की एक ढलान है। पश्चिमी घाट पठारों की एक ढलान है जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है? पठारी ढलान, पठारों की जो ढलान है, पश्चिमी घाट किसका ढलान है? पठारों का ढलान है। पश्चिमी घाट किसका ढलान है? पठारों का ढलान है। यह यह कहां से प्रारंभ होती है? जो पठारों की ढलान है इसका प्रारंभ कहां से होता है? पठारों की ढलान जो है इसका प्रारंभ जो होता है वह कहां से होता है? इसका प्रारंभ पठारों की ढलान का प्रारंभ तो कहां से होता है? गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से। कहां से? गुजरात और महाराष्ट्र की
गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर इसका शुरुआत कहाँ से, पठारों की जो ढलान है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ किसकी शुरुआत, पठारों के ढलान की शुरुआत कहाँ से होती है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से। पठारों की ढलान की शुरुआत कहाँ से होती है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है, चलिए देखते हैं कहाँ तक जाती है। से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, केरल, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और क्या है, और तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है, कन्याकुमारी तक जाती है। पठारों की जो ढलान है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से प्रारंभ होता है, फिर यह गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु होते हुए कहाँ पर इसका अंत होता है, कन्याकुमारी में इसका अंत हो जाता है। किसका, पठारी ढलान। पठारी ढलान की शुरुआत कहाँ से होती है, गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरुआत होती है और इसका अंत कहाँ पर होता है, कन्याकुमारी में। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए कहां पर जाती है, कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी लंबाई, पठारी ढलानों की लंबाई, लंबाई उत्तर से दक्षिण। जो पठारी ढलानों की लंबाई है कहां पर, पठारी ढलानों की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, इधर को उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कितनी, इसकी पठारी ढलानों की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितनी, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर किसकी लंबाई है, पठारों के ढलानों की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है, 1600 किलोमीटर है। पठारी ढलानों की शुरुआत कहाँ से होती है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से इसका प्रारंभ होता है और यह गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी तक चली जाती है। क्या चली जाती है, पठारों की ढलान चली जाती है। क्या चली जाती है, पठारों की ढलान चली जाती है। आइए अब हम लोग देखेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं, क्या कैसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पर्वत क्या होते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि पर्वत जो होते हैं वह क्या होते हैं, क्या होते हैं। नहीं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पठार की बात कर रहे हैं तो पठार, सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे अब कि पठार जो होते हैं वह क्या होते हैं, पठार किसे कहते हैं या पठार क्या होते हैं, कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह पठार है। पठार किसे कहते हैं या पठार को कैसे पहचानेंगे कि यह पठार है, यह पठार कैसे होते हैं, तो पठार जो होते हैं वह कैसे, पठार क्या होता है, जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग, जमीन से ऊपर उठा हुआ ऊपर उठा हुआ वह भाग, वह भाग जिसे 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, से देखा जा सके।
पठार क्या होते हैं? पठार वह होते हैं जो जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं और उनको 300 मीटर की दूरी से आसानी से देखा जा सकता है। पठार क्या होते हैं? पठार वह होते हैं पठार वह होते हैं जो जमीन से ऊपर उठे होते हैं और उनको 300 मीटर की दूरी से बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। क्या होता है? जमीन से ऊपर उठा हुआ वह भाग जिसे 300 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और यह क्या होते हैं? ऊपर से समतल होते हैं। ऊपर से समतल होते हैं। पठार जो होते हैं ऊपर से समतल भी होते हैं। क्या है? जमीन से ऊपर उठा हुआ वह भाग जिसे 300 मीटर की दूरी से आसानी से देखा जा सके। और क्या होता है? जो पठार जब ऊपर उठेगा तो ऊपर से क्या होगा? समतल होगा। ऐसे उठा और ऐसे, ये एरिया क्या है हमारा? समतल भाग। ये भाग कैसा है? समतल भाग है और इसको कितनी ऊंची दूरी से देखा जा सके? 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके। कितनी मीटर की दूरी से? 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके। तो बात करते हैं यहाँ पे पर्वतों की। किसकी बात करते हैं? पर्वत की। अब हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे? पर्वत की बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पर्वत की बात करेंगे कि पर्वत जो होते हैं वह क्या, या पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत क्या होते हैं या पर्वत किसे कहते हैं? तो पर्वत जो होते हैं वह क्या होते हैं? पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत क्या होते हैं? ऐसी पर्वत श्रृंखला, ऐसी पर्वत ऐसी पर्वत श्रृंखला ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसकी चोटी जिसकी चोटी जिसकी चोटी 1000 मीटर से, पर्वत पर क्या होता है? ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसकी चोटी 1000 मीटर से अधिक हो। 1000 मीटर से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। और पहाड़ में क्या, पहाड़ किसे कहते हैं? पहाड़ किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं? पहाड़ किसे कहते हैं? पर्वत, सबसे पहले पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत उसे कहते हैं जिसकी चोटी, जिस पर्वत श्रृंखला की चोटी 1000 मीटर से अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। और जिस पर्वत श्रृंखला की चोटी, और पहाड़ में क्या होता है? जिस पर्वत श्रृंखला की चोटी 1000 मीटर से कम होती है, जिस पर्वत श्रृंखला की चोटी 1000 मीटर से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। 1000 पहाड़ कहते हैं। 1000 मीटर से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। अगर 1000 मीटर से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? अपने स्वयं के प्रयोग के लिए, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को, जो मालिक द्वारा वस्तुओं का मूल्य लिया जाता है उस मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? जो अपने स्वयं, क्या है? अपने स्वयं प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तु के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा या जमा किया जाएगा? किसमें किया जाएगा? बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता या पूंजी खाता। तो अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तु के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो इसको किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता या फिर पूंजी खाता। तो किस खाते में इसको किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा?
इसको किस खाते में किया जाएगा? ऑप्शन सी, खरीद खाते में इसको क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? भारत का वह कौन सा शासक है जिसके शासन काल में भारत का क्या हुआ था? भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ या रुपया बना? तो वह कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ था? तो वह कौन सा शासक है? अकबर है, हुमायूं है, शेरशाह सूरी है या समुद्र? तो वह शासक कौन सा है जिसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? वह शासक कौन सा है? ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? इसके शासनकाल में भारत का क्या हुआ था? भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, या भारत की पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुई। भारत की जो मुद्रा रुपया है वह सबसे पहली बार किसके शासनकाल में मुद्रित हुई थी? वह किसके शासनकाल में मुद्रित हुई थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुद्रित हुई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में मुद्रित हुई। इसके कार्य कौन कौन से हैं? इसके जो कार्य हैं शेरशाह सूरी के कौन कौन से हैं, या इसने क्या क्या करवाया? पहला रुपया मुद्रा, जो पहली मुद्रा बनी वह क्या बनी? रुपया बनी। और इसने क्या करवाया? ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और क्या था? और इसने क्या करवाया था? तीन धातुओं का क्या किया था? तीन धातुओं की सिक्का प्रणाली इसने क्या लागू की थी? तीन धातुओं की एक सिक्का प्रणाली भी लागू की थी। क्या किया था? तीन धातुओं की सिक्का प्रणाली। इसने क्या क्या करवाया? तीन धातुओं की सिक्का प्रणाली चलाई। फिर इसने रुपया मुद्रित करवाया। भारत की जो पहली मुद्रा बनी, भारत का जो रुपया है वह सबसे पहली बार किसने मुद्रित करवाया? शेरशाह सूरी ने मुद्रित करवाया। और इसने क्या करवाया था? ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, मतलब जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? इसका प्रमुख घटक, शहद का जो प्रमुख घटक है वह कौन सा है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है? तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो शहद का जो प्रमुख घटक है वह कौन सा है? फ्रक्टोज है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका मुख्य घटक है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। इसमें कितने प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? 41%। 41% शर्करा पाई जाती है। किसमें? फ्रक्टोज में कितनी शर्करा पाई जाती है? 41%। ग्लूकोज में कितनी शर्करा पाई जाती है? 34%। कितनी? 34%। और जल में कितनी शर्करा पाई जाती है? 18% शर्करा पाई जाती है। फ्रक्टोज में कितनी शर्करा पाई जाती है? 41%। ग्लूकोज में कितनी पाई जाती है? 34%। और जल में शर्करा की मात्रा कितनी पाई जाती है?
18% शर्करा की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का एक उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है उदाहरण राजस्व व्यय का? फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीदारी, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नए मशीन की स्थापना। तो इसमें राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? कैसा उदाहरण? राजस्व व्यय का उदाहरण। कैसा उदाहरण? राजस्व व्यय का उदाहरण। तो राजस्व व्यय का उदाहरण जो है वह कौन सा है? वह कौन सा है? वह है एक प्रिंटर की मरम्मत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन सी जो है एक प्रिंटर की मरम्मत, यह किसका उदाहरण है? राजस्व व्यय का। इसका राजस्व व्यय का उदाहरण। राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? एक प्रिंटर की मरम्मत। यह कैसा व्यय है? राजस्व व्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो किसमें कार्बन नहीं होता है? डायमंड में नहीं होता है, ग्रेफाइट में नहीं होता है, कोयला में नहीं होता है, या इनमें से किसी में नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कार्बन किसमें नहीं होता है? तो कार्बन जो है वह किसमें नहीं होता है? डायमंड में पाया जाता है, नहीं पाया जाता? डायमंड में पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, कोयला में भी पाया जाता है। जो हमारा कार्बन है वह डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कार्बन है वह तीनों में पाया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।